बेटे आप ध्यान से देखिए। बेटे यहाँ पे इन सब लोगों ने मिलकर ग्रुप बनाया, एक संस्था बनाई बेटे। उस संस्था के अंदर ये सारे लोग इन्वॉल्व हो गए। उस संस्था के अंदर ये सारे लोग इन्वॉल्व हो गए। अब ये सब लोग एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन यहां पर करने लगे। ये सब लोग यहां पर एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन करने लगे बेटे। बेटे इस मटके के अंदर ये पैसा डाल रहे हैं। यहां पे पैसा कलेक्ट हो रहा है। मान लो बेटे यहां पर 2 लाख रुपए कलेक्ट हो गए। इस मेंबर को, मान लो इसका नाम है शामू। बेटे इसको नीड है 50,000 रुपए की। इसको बेटे ट्यूबवेल बनवाना है। बेटे ये इस संस्था के कलेक्शन वाले अमाउंट से 2 लाख से इसको 50,000 दे दिए जाएंगे। और शामू धीरे धीरे करके इस पैसे को वापस कर देगा। शामू धीरे धीरे करके इस पैसे को वापस कर देगा। यानी ये सारे लोग आपस में एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं और इस मटके में पैसा डालते रहते हैं। जब जिसको जरूरत होती है बेटे यहां से पैसा ले लेते हैं और उस पैसे को लेने के बाद क्या करते हैं, अपनी हेल्प को पूरा कर लेते हैं, अपनी नीड को पूरा कर लेते हैं और फिर उस पैसे को धीरे धीरे वापस कर देते हैं। वो उस पैसे को धीरे धीरे वापस कर देते हैं। अब बेटे जब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बन जाते हैं ना और ये अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है सिर्फ इन्हीं का कंट्रीब्यूशन यहां पे जाता है। धीरे धीरे राज्य सरकारें भी इनकी हेल्प कर देती हैं। ठीक है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आ गई, कोई स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम आ गई बेटे, वो यहां पर इनकी हेल्प कर देती है। ओके सर। बच्चे साफ साफ लिखेंगे बेटे। ड्यू टू द डिमांड ऑफ some kind of collateral security। अभी बताता हूं बेटे इस लाइन का मतलब, इस वर्ड का मतलब भी समझाता हूं। कोलेटरल सिक्योरिटी, vast proportion of poor rural household were automatically out of the credit network। बेटे ये पुअर गरीब लोग, पुअर रूरल लोग, ये बैंक के पास गए, किसी इंस्टीट्यूशन के पास गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गए और वहां जाकर कहा कि सर हम लोगों को लोन चाहिए, हमें आपसे लोन की दरखास्त है।
बेटे वो कहते हैं कि आप एक काम करें, आप कोई चीज मॉर्गेज कर दें, गिरवी रख दें, आप हमें कोलेटरल सिक्योरिटी दे दें, हम आपको लोन दे देंगे। बेटे उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता, उनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी देने के लिए कोई नहीं होता, तो बेटे वो क्रेडिट नेटवर्क से बहुत दूर रहते हैं। बेटे वो क्रेडिट नेटवर्क से बहुत दूर रह गए। अरे सर, ये उनकी मजबूरी रही थी, जिसकी वजह से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बना दिया गया। हाँ बेटे, अब इन्होंने क्या करा, ये देखो, इन्होंने करा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इमर्ज्ड टू फिल this gap created by formal credit system. These groups promote thrift in small proportion, छोटे छोटे contributions में, by a minimum contribution. By a minimum contribution from each member. Such credit programs are generally referred to as micro credit programs. Self help groups have helped in the empowerment of women. However, borrowings from self-help groups are mainly confined to consumption purpose. बहुत ज्यादा पैसा तो यहां से नहीं मिलता है, लेकिन उतना मिल जाता है जिससे कि आपकी जो नीड है बेटे वो फुलफिल हो जाए। और मैक्सिमम लोग यहाँ से जो पैसा लेते हैं वो अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए लेते हैं। जो मेंबर्स होते हैं बेटे, यहाँ जो मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर कंजम्पशन पर्पस के लिए पैसा लेते हैं। ठीक है सर। हम बेटे इसकी भी चर्चा पहले कर चुके हैं। नाबार्ड पॉवर्टी वाले चैप्टर में हमने इसके ऊपर भी चर्चा की। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मैं यहां लिखता हूं नेशनल बैंक
for agriculture and rural development. It was set up in 1982 as an apex body, यानी main body, to coordinate the activities of all institutions involved in the rural financing system. इतना बहुत है बेटे आपका. It was set up in 1982 as a main body, apex body, to coordinate the activities of all institutions involved in the rural financing system. Okay, sir. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को लेकर. एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को लेकर बेटे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर वो सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, वो सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं जो प्रोडक्ट को बनाने से स्टार्ट होती हैं, जो फार्मिंग को स्टार्ट करने से स्टार्ट होती हैं और अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचने तक खत्म होती है. आपने बेटे राइस व्हीट का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, वहां से एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही, जब तक वो गुड्स, वो फार्म प्रोड्यूस किसके पास पहुंच रहा है, कंज्यूमर तक पहुंच रहा है. तो ये पूरी एक एक्टिविटी है बेटे, पढ़ के देखेंगे एक बार. एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व होता है बेटे, क्या क्या इन्वॉल्व होता है, डेट इन्वॉल्व गुड्स की असेंबलिंग, गुड्स को असेंबल करना, प्रोडक्ट को स्टोर करना, प्रोसेसिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, पैकेजिंग करना, उनके अलग अलग ग्रेडिंग करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को अक्रॉस द कंट्री. यानी मैंने आपसे क्या कहा, इट कवर्स ऑल द सर्विसेज, इट कवर्स ऑल द सर्विसेज involved in moving an agricultural product from the farm to the consumer. इसमें वो सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो जाएंगी जहां पे आप अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को मूव कर रहे हैं फार्म से लेकर कंज्यूमर तक. तो यहां पर असेंबलिंग भी आ गया, स्टोरेज भी आ गया, प्रोसेसिंग भी आ गई, ट्रांसपोर्टेशन भी आ गई, पैकेजिंग भी आ गई, ग्रेडिंग भी आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की. सारे बच्चे इसको एक बार फिर दोबारा से रीड आउट कर लेंगे. एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस that involves assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading, distribution of different agricultural commodities, across the countries. बेटे पूरी कंट्री के लिए यहां पर बात की गई, पूरी कंट्री के अंदर जब गुड्स को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, agricultural marketing system is an efficient way by which the farmers can dispose their surplus product
at a fair and reasonable prices. It involves different activities for movement of farm produce from the producer to the ultimate consumer. जो लाइन मैंने आपको बताई, it involves different activities for movement of farm produce from the producer to the ultimate consumer. कि बेटे प्रोड्यूसर से लेकर अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचने तक फार्म प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में आती है, वो सारी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में आती है. ओके सर. सर अब हमें क्या इसको लिखने की जरूरत है? नहीं बेटे, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बिल्कुल यहां पर एग्जैक्ट लिखा है, इससे आसान भाषा नहीं हो सकती. इसको आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं. Agriculture marketing is a process that involves assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading and distribution of different agricultural commodities across the country. Agricultural marketing, agricultural marketing agriculture marketing system is an efficient way by which the farmers can dispose their surplus produce at a fair and reasonable prices. It involves different activities for movement of farm produce from the producer to the ultimate consumer. Okay sir, okay sir. सर हम लोगों को एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? हम लोगों को एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की जरूरत क्यों पड़ी सर? मतलब फार्मर्स के सामने क्या कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी? फार्मर्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी जिसकी वजह से हम लोगों ने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में बात करी, हम लोगों ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में सोचा. सर क्या फार्मर्स को कोई दिक्कतें आ रही थी? बेटे आप खुद सोचो, अगर प्रॉब्लम नहीं आती, अगर प्रॉब्लम्स नहीं आती तो बेटे हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऊपर क्यों पढ़ते? यानी सर यहाँ पर प्रॉब्लम्स आई फार्मर्स को. अब हम पहले उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं कि वो प्रॉब्लम्स क्या थी, वो प्रॉब्लम्स क्या थी, और उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करेंगे. हाँ बेटा, हम फिर उसके बाद हम आगे की बात करते हैं. ओके सर. प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स. पॉइंट नंबर 1 ये पढ़ो बेटे पहले. पॉइंट नंबर 1, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन. बेटे फार्मर्स जो है ना इलिटरेट होते हैं, मैक्सिमम फार्मर्स. उनके बाद बेटा ज्यादा संसाधन नहीं होते हैं, उनके पास बेटे अलग अलग रिसोर्सेज की कमी होती है जिसकी वजह से उन तक मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती. उनसे मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन फार्मर्स तक नहीं पहुंचती है जिसकी वजह से फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट को कम प्राइसेस पर बेचना पड़ता है. उनको मार्केट में आते हैं बेचने बेटे, वहां पर ट्रेडर्स होते हैं, बड़े बड़े कमीशन एजेंट होते हैं. वो क्या करते हैं बेटे, वो कहते हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर इतने रुपए का बिकेगा, इतना अमाउंट आपको मिलेगा. उनको इंफॉर्मेशन ही नहीं कि उसके लिए मिनिमम प्राइस कितना फिक्स किया गया है, वो कितने का बिक सकता है. उनको कोई नॉलेज ही नहीं होती. इलिटरेट ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं. तो बेटे मार्केट में जो प्राइस चल रहा होता है, जो प्रिवेलिंग प्राइस होता है, वो उससे कम प्राइसेस पर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच देते हैं. ये सबसे पहले प्रॉब्लम आई थी हमारे सामने. फार्मर्स वर ऑफन फोर्स्ड to sell at low prices due to lack of required information, on prices prevailing in the market. Farmers were often forced to sell at low prices. Farmers were often forced to sell at low prices due to lack of required information, on prices prevailing in the market. फार्मर्स बेटे अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर बेच देते हैं कम प्राइसेस के ऊपर क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती. वो प्राइसेस जो मार्केट में चल रहे हैं, वो प्राइसेस जो मार्केट के अंदर प्रिवेलिंग प्राइस है, जो प्राइस चल रहे हैं बेटे, वो उससे कम प्राइसेस के अंदर मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को बेच देते हैं. ओके बेटे. नेक्स्ट पॉइंट बेटे, हमारे फार्मर्स के पास एक बार फार्म प्रोड्यूस होने के बाद उसको रखने की प्रॉब्लम है बेटे.
उनके पास वेयर हाउस की फैसिलिटी नहीं, स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं बेटे, अपने फार्म प्रोड्यूस को काटते रहते हैं, जहां पर बेटे उसको सोइंग किया जाता है, जहां खेतों में खेती हो रही है वहीं पर उसको काटते हैं, वहीं पर बेटे नीचे तिरपाल लगाकर इकट्ठा करते रहते हैं, बोरी में भरते रहते हैं बेटे, और वहीं से डायरेक्ट मार्केट लेके जाते हैं। उनके पास वेयर हाउसिंग फैसिलिटी नहीं, स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है बेटे। अब आप सोचो, मैं किसान हूं, मुझे पता है कि मेरे पास सारे प्रोडक्ट को रखने के लिए स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, मेरे पास वेयर हाउस फैसिलिटी नहीं है, तो बेटे मैं तो ये चाहूंगा कि मेरा प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी बिक जाए, कहीं वो रखे रखे खराब ना हो जाए, कहीं बारिश आ जाए, बाहर रखा है कोई दिक्कत आ जाए, मैं तो चाहूंगा वो जल्दी से जल्दी बिक जाए, क्योंकि मेरे पास कोई भी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। देखो बेटे, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, हमारे पास वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं। दे मतलब फार्मर्स ऑल्सो डिड नॉट हैव प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज to keep back their produce for selling later at a better price। बेटे उनके पास इतना समय है ही नहीं कि वो अपने प्रोडक्ट को कहीं पर स्टोर कर ले और मार्केट में जब बेटर प्राइस मिले तब वो उसको सेल कर दे फ्यूचर में। इवन टुडे, आज की बात भी करें, प्रेजेंट कंडीशन की बात भी करें, more than 10% of goods produced in farm are wasted due to lack of storage facility। बेटे स्टोरेज फैसिलिटी ना होने की वजह से अभी भी 10% से ज्यादा गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं फार्म के अंदर, बेटे वो खराब हो जाते हैं। ये प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही है। ओके सर, तो हमारे पास सेकंड पॉइंट आया, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। ओके सर, थर्ड पॉइंट, बेटे हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे बच्चों, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, मैनिपुलेशंस बाय बिग ट्रेडर्स। मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, बहुत बड़े बड़े फार्मर्स हैं, बेटे वो मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट किस में करते हैं? वेट मशीन में मैनिपुलेशन होती है, अकाउंट्स में मैनिपुलेशन होती है। जब वो फार्मर्स मार्केट में जाते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ये बिग ट्रेडर्स बेटे प्राइसेस कम पे करके उनके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। कहते हैं भाई 200 किलो हुआ, 500 किलो हुआ, 1000 किलो हुआ, 2000 किलो टन हुआ, बेटे वो सारे वेट फॉल्टी होते हैं। ज्यादा प्रोडक्ट ले लेते हैं, कम वेट का होता है, उनको कह देते हैं बेटे आपका वेट इतना है। तो फार्मर्स के साथ यहाँ वेट में मैनिपुलेशन होती है, यहाँ अकाउंट्स में मैनिपुलेशन होती है, प्राइजेस को लेकर मैनिपुलेशन होती है, और ये सारा काम कौन करते हैं? बिग ट्रेडर्स करते हैं। बेटे ये सारी प्रॉब्लम्स फार्मर्स के सामने आती है, मैनिपुलेशंस बाय बिग ट्रेडर्स। Prior to independence, farmers suffered from faulty weight, manipulation of accounts while selling their produce to traders। बेटे ये सारी प्रॉब्लम्स फार्मर्स को फेस करनी पड़ रही थी सर। इन वजह से, इन सारी वजह से, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ा? हम लोगों को नहीं बेटे, गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने यहाँ पर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए बहुत सारी मेजर्स को इंप्रूव करा। मेजर्स लिए गवर्नमेंट ने इंप्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग को। तो पहले हम लोगों ने मीनिंग के बारे में चर्चा करी, फिर हमने वहां पर आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करी, और अब हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए, गवर्नमेंट ने क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं दी हैं, किसको? किसानों को। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग को सही करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए हैं, कैसे उसको इंप्रूव किया गया है, हम उसकी बात यहाँ पर करेंगे। ओके सर, मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। सर ये मेजर्स जो इंप्रूवमेंट के लिए गए, ये किसने लिए? बेटे यहां पर आप लिखें, बाय गवर्नमेंट। बाय गवर्नमेंट। ये मेजर्स किसने लिए बेटे? गवर्नमेंट ने लिए। पॉइंट नंबर 1, सर गवर्नमेंट ने क्या किया? बेटे गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट्स बनाई। फार्मर्स को ये कहा
कि आप अपना सारा फार्म प्रोडक्ट लेकर इन रेगुलेटेड मार्केट्स में जाओ, जहां पर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स अवेलेबल होते हैं। गवर्नमेंट द्वारा वहां पर लोगों को, जो गवर्नमेंट जॉब में है, उनके द्वारा निश्चित किए गए लोग वहां पर रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करते हैं। और बेटे वो फार्मर्स के लिए काम करते हैं। फार्मर्स को एक अच्छा प्राइस मार्केट में मिले, फार्मर्स के साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो बेटे पहले माल प्रैक्टिसेस चल रही थी, फार्मर्स के वेट को कम कर दिया जाता था, प्राइस को कम दिया जाता था, मार्केट में जो प्रिवेलिंग प्राइस है उससे कम प्राइस देकर उनसे गुड्स खरीद लिए जाते थे, उन सब बातों को रेगुलेट किया गया। और यहाँ पर बेटे मार्केट के अंदर सारी बातों को मॉनिटर करने के लिए कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं गवर्नमेंट के, फार्मर्स की तरफ से भी और ट्रेडर्स की तरफ से भी। तो उस कमेटी के थ्रू ये रेगुलेटेड मार्केट्स को चलाया जाता है। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहला इंप्रूवमेंट करा कि गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट्स बनाई। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटेड मार्केट्स बनाई हैं, जहां पर बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से काम किया गया। ट्रांसपेरेंसी वहां फार्मर्स के सामने रखी गई, उनको मार्केट के अंदर होने वाले सारे काम को ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाया गया। ओके सर। द फर्स्ट मेजर वॉज रेगुलेशन ऑफ मार्केट टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट कंडीशंस। सबसे पहला मेजर लिया गया, मार्केट को रेगुलेट किया गया, क्रिएट ऑर्डरली किया गया कि वहां पर सारे ऑर्डर्स गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है, ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशंस को रखा गया। रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड विद अ व्यू टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम द माल प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर्स एंड ब्रोकर्स। यहां पर गवर्नमेंट ने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करा, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करा किससे बेटे? माल प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर्स से, जो सेलर्स माल प्रैक्टिसेस कर रहे थे या ब्रोकर्स कर रहे थे। दिस पॉलिसी बेनिफिटेड फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स। इस पॉलिसी की वजह से फार्मर्स को भी फायदा हुआ और बेटे कंज्यूमर्स को भी फायदा हुआ। ओके सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई, धन्यवाद बेटे। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, गवर्नमेंट ने फिर क्या प्रोवाइड कराया? गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई। सर इसके अंदर हमें क्या क्या फायदा हुआ, यहाँ पर फार्मर्स को क्या क्या मिला? बेटे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने बहुत ठीक करी, बहुत ज्यादा उस पर काम किया, अभी तक काम हो रहा है, जिससे कि फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट को बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रोड्स, railways, warehouse, godowns, cold storages and processing units। जो हमने वहां थर्ड प्रॉब्लम देखी थी ना बेटे, जहां पे उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं थी, बेटे वो गवर्नमेंट ने यहाँ पर ठीक करी। रोड्स फैसिलिटीज दी, रेलवेज को सुधारा, वेयर हाउस गोडाउन फैसिलिटीज दी, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज भी दी प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए। द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर क्वाइट इनएडिक्वेट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड एंड नीड टू बी इम्प्रूव। जो अभी प्रेजेंट में बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन वो क्वाइट इनएडिक्वेट है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे सब लोगों को फैसिलिटीज मिल रही है। बेटे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम लोग जितना मर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले वो हमारे लिए कम ही पड़ेगा। लेकिन अभी ये बात है कि करंट इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग के अंदर एडुकेट नहीं है, लेकिन फिर भी है। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं है, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। और टू मीट द ग्रोइंग डिमांड एंड नीड टू बी इम्प्रूव, कि जितनी डिमांड है उसकी, उसके कंपैरिजन के अंदर सारे रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वो रिसोर्सेज हैं। गवर्नमेंट ने स्टार्ट तो करे, रोड्स भी बनाई, रेलवेज भी बनाए, वेयर हाउसेज फैसिलिटीज भी दी, गोडाउन भी दिया, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज दी प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए। और जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा इनएडिक्वेट है एज अकॉर्डिंग टू द डिमांड, लेकिन उसको हम धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। बेटे मैं एक बार इसको पहले समझा दूं फिर आपको पढ़ाता हूं। गवर्नमेंट ने क्या कहा फार्मर्स को, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात।
ये सारे फार्मर्स हैं बच्चों। गवर्नमेंट ने इन फार्मर्स को एनकरेज किया, कहा आप सब मिलकर एक साथ मिल जाएं, आप सब लोग मिलकर एक प्रोड्यूसर, मार्केटिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए। आप सब लोग मिलकर प्रोड्यूसर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाए और आप सब इसके मेंबर हैं। ये सब बेटे इसके मेंबर हैं। और ये सब मिलकर एक साथ, ये सब मिलकर जब ये बना लेंगे बेटे सोसाइटी, तो ये सोसाइटी इन सारे फार्मर्स के प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में जाए और बेटे इस प्रोडक्ट को कलेक्टिवली सेल करे, कलेक्टिवली सेल करे बेटे, अलग अलग सेल करे ही ना। अगर अलग अलग सेल करेंगे तो मार्केट के अंदर बार्गेनिंग जो है ना बेटे सब लोगों से अलग अलग हो जाएगी। जो सबसे सस्ता बेच देगा उसका माल सबसे पहले बिक जाएगा और नुकसान सबका हो जाएगा। तो बेटे इन सबको कहा गया कि आप सब लोग मिल जाओ, आप सब लोग मिलकर कलेक्टिवली कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो। ये सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लो और अपने प्रोडक्ट को कलेक्टिवली सेल करो और बेटा मिलकर एक प्राइस फिक्स कर लो, मिलकर एक प्राइस फिक्स कर लो और उसी प्राइस पर ये सारा प्रोडक्ट कलेक्टिवली बेचो। बेटे सबको अच्छे दाम मिलेंगे, सबको अच्छे दाम मिलेंगे और सब खुश रहेंगे। मार्केट के अंदर सबको एक फेयर अच्छे दाम मिलेंगे, सब लोग खुश रहेंगे। और यहां पर बेटे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनने से क्या होता है, यहां पर सारे फार्मर्स को एक फेयर प्राइजेस अपने प्रोडक्ट का मिल जाता है। मार्केट के अंदर कोई बेटे कम प्राइजेस के ऊपर प्रोडक्ट खरीद ही नहीं पाएगा, उनको एक अच्छा प्राइस यहां पर मिल जाएगा, कलेक्टिवली मिल जाएगा बेटे। तो गवर्नमेंट ने ये एनकरेज करा, इसको कहा गया बेटे कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, इसको कहा गया मिलकर मार्केटिंग करो। ओके सर, आप ये लिख लो बेटे पहले। Cooperative marketing. The aim of cooperative marketing is to realize fair price for farm product. The aim of cooperative marketing is to realize fair price for farm products, fair price for farmers product. Under this, marketing societies are formed by farmers to sell the output collectively and to take advantage of collective bargaining in order to obtain better price. बेटे जब वो कलेक्टिवली मार्केट में जाएंगे कलेक्टिवली सेल करने के लिए तो उनको ज्यादा अच्छा प्राइस मिलेगा बेटे, कलेक्टिव बार्गेनिंग कर पाएंगे और उनको एक बेटर प्राइस मार्केट में ऑब्टेन हो पाएगा। तो गवर्नमेंट ने बेटे थर्ड मेजर ये लिया, पहला रेगुलेटेड मार्केट्स, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और तीसरा कोऑपरेटिव मार्केटिंग। ओके सर, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, और क्या क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट यहां पर लेकर आई।
बेटे फर्स्ट पॉलिसी लेकर आई मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर बेटे किसी भी फार्मर का कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकता है, फार्म प्रोड्यूस मार्केट में नहीं सेल हो रहे हैं या उसको कोई बायर नहीं मिल रहा है, तो बेटे उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक मिनिमम प्राइस फिक्स करते हैं और उस मिनिमम प्राइस पर हम आपके सारे प्रोडक्ट को ले लेंगे और गवर्नमेंट अपने पास बफर स्टॉक कर लेती है। बेटे गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर को दे देती है, उसका लॉस नहीं होने देती। ओके सर। बेटे उस प्राइस से नीचे गवर्नमेंट नहीं खरीदती, उस प्राइस तक तो गवर्नमेंट लेगी जो उसने फिक्स किया, और फार्मर के पास पूरी अपॉर्चुनिटी होती है, अगर वो चाहे तो वो मार्केट में उससे ज्यादा प्राइस पर अगर कोई खरीद रहा है, उसको बायर मिल रहा है, तो वो ओपन मार्केट में जाकर बेच सकता है। गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये चीनी आपसे खरीदेंगे, शुगर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 20 रुपए किलो रख दिया गवर्नमेंट ने। अगर आपको मार्केट के अंदर 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो का बायर मिल रहा है, तो आप ओपन मार्केट में एज अ फार्मर सेल कर सकते हैं, वहां पे कोई कंडीशन नहीं। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है, नहीं आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, तो आप गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं, गवर्नमेंट आपको 20 रुपए किलो के अंदर वो चीनी आपसे खरीद ली। कम से कम एक मिनिमम इनकम गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट में दे दी। दिस पॉलिसी एश्योर्ड अ मिनिमम इनकम टू द फार्मर्स। ओके सर। टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, गवर्नमेंट फिक्सेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ 24 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। आपको उस लिस्ट को याद करने की कोई जरूरत नहीं। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, ऐसे फार्मर्स जो व्हीट और राइस में डील करते हैं बेटे, गवर्नमेंट ने उनके लिए एक मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक पॉलिसी बनाई। गवर्नमेंट यहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है बेटे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये परचेज कर लेती है व्हीट और राइस, प्रिक्योर कर लेती हैं और अपने पास बफर स्टॉक कर लेती हैं बेटे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। अलग अलग जगह के ऊपर नेचुरल क्लेमिटीज हो जाती हैं, कोई विपत्ति हमारे सामने आ जाती है, राष्ट्रीय विपत्ति हमारे सामने आ गई, कोई नेचुरल क्लेमिटी हमारे सामने आ गई, तो गवर्नमेंट इस बफर स्टॉक का यूज उस वक्त के टाइम पर करती है। सर पीडीएस सिस्टम मैं आपको पढ़ा कर लाया हूं बेटे, पॉवर्टी में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा कर लाया हूं कि जहां पर गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है फूड ग्रेन्स और शुगर सस्ते दामों पर राशन शॉप्स के थ्रू। हाँ सर। The public distribution system in our country operates through a network of ration shops and fair market price या fair price shops। हाँ बेटे। तो डिफरेंट पॉलिसी के अंदर तीन बातें आ गई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है सर। आप लोग देखो बेटे, आज का आपका जो टॉपिक था जिसको हमें आज डिस्कस करना था, वो यही पूरा एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर था। हमने मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग करा, उससे पहले मैंने आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बताया और नाबार्ड के बारे में बताया। फिर मैंने बेटे प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे डिस्कस करा जो फार्मर्स को फेस करनी पड़ रही थी। हमने उन तीन प्रॉब्लम्स को देखा, उसके बाद हमने मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग को देखा और हमने वहां पर आपसे सारी बात कर। हमारे पास जो थर्ड यूनिट है इस चैप्टर के अंदर, जो लास्ट यूनिट है बेटे, वो ये नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जहां पर हमें डाइवर्सिफिकेशन की बात करनी है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर कि फार्मिंग को छोड़कर जो नॉन फार्म प्रोडक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, हमें सिर्फ उसके ऊपर एक चर्चा करनी है, जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। और बेटे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बेटे जो मैं आपको लिखवाता हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा और उसके नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ पर कुछ बातें लिखवाऊंगा जो आपको नोट करनी है। और बेटे उसको लिखवाने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है बच्चों। बेटे आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को कंप्लीट किया था
और हम लोग लास्ट फेज पर आ गए हैं इस चैप्टर के, और हमारे पास उस लास्ट फेज का, लास्ट सेगमेंट का क्या नाम है बच्चों? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। बेटे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई करना, अलग अलग सेगमेंट्स में बांट देना, मतलब एक टिपिकल फार्मिंग से हटकर, एक बार टिपिकल फार्मिंग से हटकर और नए नए सेगमेंट्स को यहां पर इंट्रोड्यूस करना डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। कि आपको समझ में आता है सर, एग्रीकल्चर का मतलब है फार्मिंग, कि आप बेटे किसी ना किसी चीज के लिए फार्मिंग कर रहे हैं आप, ठीक है बेटे। फार्मिंग का मतलब नहीं है खेती करना ही सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है, कि आप लोग सब खेती कर रहे हैं, आप गेहूं उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं बेटे, वही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में आएगा? नहीं, हमने उसको डाइवर्सिफाई किया बच्चों, हमने उसको अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर डाइवर्सिफाई कर दिया, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी था बेटे, वो बहुत हमारे लिए जरूरी था। क्यों बेटे? आप ये देखो, आप जब सोइंग ऑफ सीड्स करते हो तो बेटे वहां से लेकर हार्वेस्टिंग के टाइम तक आपको वेट करना पड़ता है। ये देखो बेटे, यहां से यहां तक एक टाइम है बेटे, ऐसा नहीं है कि आज आपने बीज बोया और कल आप जाके गेहूं काट ले, ऐसा नहीं है। आपको टाइम लगता है बच्चों। वो जो टाइम पीरियड है ना बेटा, इसके बीच में, उसके बीच में फार्मर्स अनएम्प्लॉयड जैसे होते हैं बेटे। वो सिर्फ अपने खेतों में जाके वहां की देख रेख करते हैं, लेकिन वो एक तरीके से वहां पर अनएम्प्लॉयड है बेटे। बस वो वेट करते हैं कि कब अनाज उगेगा और कब वो उस अनाज को काटेंगे, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर उस टाइम के बीच में वो लोग अनएम्प्लॉयड ही है बेटे। तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी था, कि उस टाइम पीरियड में एटलीस्ट वो कुछ और काम कर ले, अपनी लाइवलीहुड को तो एटलीस्ट चला पाए। वो सब्सिस्टेंस लाइवलीहुड के साथ साथ उनको कुछ और पैसा मिलता रहे, वो अपनी लाइवलीहुड इजिली कुछ चला पाए बेटे, अपनी लिविंग को, स्टैंडर्ड को थोड़ा सा मेंटेन कर पाए, उनको परेशानी ना हो। ओके सर, हमने यहाँ पर दो तरह की डाइवर्सिफिकेशन की बात कर ली बेटे। हमने किसानों को दो बातें समझाई। हमने किसानों को कहा कि आप सिंगल क्रॉप की जगह मल्टीपल क्रॉपिंग सीखो। आप सिंगल क्रॉप की जगह मल्टीपल क्रॉपिंग, सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम होता है, आप बेटे उसको शिफ्ट करो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर। तो हमने यहाँ पर उनके साथ डाइवर्सिफिकेशन की बात करी क्रॉप प्रोडक्शन को लेकर। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, हमने क्रॉप प्रोडक्शन की डाइवर्सिफिकेशन को लेकर बात करी। हमने उनको बेटे नॉन फार्म एक्टिविटीज के बारे में बताया। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव और नॉन फार्म एक्टिविटीज। हमने बेटे किसानों को नॉन फार्म एक्टिविटीज के बारे में भी समझाया। वहां भी हमने बेटे डाइवर्सिफिकेशन को लेकर आए, कि आप एग्रीकल्चर के अलावा भी कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज होती हैं, उसके अंदर आप लोग इन्वॉल्व होना स्टार्ट। ओके सर, तो हमने यहां पर उनके साथ इन दो तरीकों से बातें करी, ठीक है सर। तो सर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के अंदर आप क्या लिखवाएंगे बेटे? मैं इन्हीं दोनों बातों को बताने वाला हूं, आप यहां पर लिख लें। इट इंप्लाइज, इट इंप्लाइज
the provision of alternate employment opportunities for the labor force engaged in agriculture, diversification is an emerging challenge in the context of rural development. Diversification is an emerging challenge in the context of rural development. रूरल डेवलपमेंट के अंदर इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था बेटे कि हम लोग डाइवर्सिफिकेशन को लेकर आए अब डाइवर्सिफिकेशन चाहे क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर हो, डाइवर्सिफिकेशन चाहे नॉन फार्म एक्टिविटीज में, और नॉन फार्म एक्टिविटीज में. ओके सर. पॉइंट नंबर 1, diversification of crop production. Diversification of crop production. This implies a shift from single cropping system to multiple cropping system. In India, where subsistence farming is still dominant. अभी भी किसान सिर्फ बेटे सब्सिस्टेंस फार्मिंग अपनी लाइवलीहुड के लिए ही काम कर रहे हैं कि बस इतना अनाज उग जाए कि उनकी जिंदगी चलती रहे, उनकी लाइवलीहुड इजीली कट जाए. In India, where subsistence farming is still dominant, it may also mean a shift from subsistence farming to commercial farming. किसानों को ये समझाया जाए कि आप सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग ना करें, लाइवलीहुड जीने के लिए फार्मिंग ना करें, आप इसलिए भी फार्मिंग करें कि आप अपने फार्म प्रोड्यूस को मार्केट में बेच पाए, आप कमर्शियल फार्मिंग पर आ जाए, आप उसको मार्केट में सेल कर पाए. Where in India, where subsistence farming is still dominant, it may also mean
a shift from subsistence farming to commercial farming. ओके सर, इससे फायदा क्या होगा? भाई, डाइवर्सिफिकेशन की आप बात सिखा रहे हो, इससे किसानों को क्या रिस्क, उनका क्या काम होगा भाई? क्यों इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए डाइवर्सिफिकेशन? मतलब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी फार्मर के लिए, किसानों के लिए? क्यों इसको इंपॉर्टेंट कहा गया? बेटे मैं बताता हूँ, हम उसके ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स इज इंपॉर्टेंट। ये क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? बिकॉज इट विल, ये क्या करता है? पॉइंट नंबर 1, मिनिमाइज द रिस्क अक्रेन, ओ डबल सी यू डबल आर आई एन, मैं दोबारा लिख देता हूं, मिनिमाइज द रिस्क, ओ डबल सी यू डबल आर आई एन जी, अक्रेन, ड्यू टू फेलियर ऑफ मॉनसून। उनके रिस्क को मिनिमाइज करता है अगर मॉनसून का फेलियर हो जाए। बेटे मान लो बारिश ही ना हो, मॉनसून आए ना, बेटा सारे अनाज, सारी फार्मिंग खराब हो जाएगी, सारा एग्रीकल्चर, आपके पास इरिगेशन फैसिलिटीज उतनी अच्छी है नहीं इंडिया में हर जगह, तो मॉनसून ना आने की वजह से आपको जो नुकसान होने वाला है, आप उस रिस्क को मिनिमाइज कर पाएंगे। ओके सर। दूसरा बेटे, उनके मार्केट रिस्क को भी कम कर देता है, मिनिमाइज द मार्केट रिस्क, minimize the market risk arising due to price fluctuation। मार्केट के अंदर प्राइस फ्लक्चुएट करता है बेटे, कभी ऊपर कभी नीचे, उसके रिस्क को भी बेटे मिनिमाइज कर देता है। आप कमर्शियल फार्मिंग की तरफ लेकर आ रहे हैं तो उनके रिस्क को भी यहाँ पर, मार्केट रिस्क को बेटे वो मिनिमाइज कर देता है। जो प्राइस में फ्लक्चुएशन आती है उसको भी डाइवर्सिफिकेशन कम करता है। ओके सर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बेटे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, दिस इंप्लाइज अ शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम। आप सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से अपने आप को शिफ्ट करते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में। In India, where subsistence farming is still dominant, it may also mean a shift from subsistence farming to commercial farming। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप करने से हमें क्या फायदा होता है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं हमारे लिए? तो दो बातें मैंने आपको लिखवाई कि उसका क्या महत्व है हमारे लिए। मिनिमाइज द रिस्क अकरिंग ड्यू टू फेलियर ऑफ मॉनसून, और दूसरा है बेटे मिनिमाइज द मार्केट रिस्क अराइजिंग ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशंस। ओके सर। सेकेंड बात करेंगे बच्चों, सेकेंड पॉइंट पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव
या नॉन फार्म एक्टिविटीज। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव और नॉन फार्म एक्टिविटीज। सर फार्मिंग को छोड़कर और कौन कौन सी नॉन फार्म एक्टिविटीज हमारे सामने आई? बेटा आई ना, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, डेयरी फार्मिंग। ओके सर, वो नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं। हाँ बेटे, वो नॉन फार्म एक्टिविटीज। ओके, बच्चे लिखेंगे। दिस implies a shift from crop farming to other areas of production activity. This implies a shift from crop farming to other areas of production activity. सर वो क्या क्या है? Such as animal husbandry, फिशरीज, मछली पालन जिसको कहते हैं, हॉर्टिकल्चर, ये इंपॉर्टेंट है बेटे, हॉर्टिकल्चर, बादल बना रहा हूं मैं इधर, एक्सेट्रा। ओके सर। सर इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंस है क्या? बेटे वही सेम है कि यहाँ भी उनके रिस्क को मिनिमाइज किया जाता है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हो सकता है। उनको बेटे सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए ऑप्शन मिल जाता है और बेटे इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। ओके सर। रिड्यूसेस, बेटे आप यहाँ पर लिख लें इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस, reduce the risk from agricultural sector, provide sustainable livelihood options to people living in villages। और लास्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं प्रोवाइड इकोलॉजिकल बैलेंस। इस पॉइंट नंबर 3 में हम लास्ट चैप्टर में जाकर चर्चा करने वाले हैं बेटे, जहां पे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। लास्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, वहां पर हम बात करेंगे इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में। ओके सर। बेटे मैंने यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करवाया था, है ना? तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा बेटे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर पहले चर्चा की जाएगी। आप लोग हेडिंग डालें।
हॉर्टिकल्चर। सर ये क्या होता है? बेटे मैं आ रहा हूं, अभी उसी के ऊपर आ रहा हूं। इंडिया में क्लाइमेट के अलग अलग होने से, वेरिंग क्लाइमेट होने से, हमारे यहाँ पर सॉइल की कंडीशंस के डिफरेंट होने से, बेटे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, अलग अलग स्टेट की सॉइल की कंडीशंस अलग अलग है। हमारे अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो एनवायरनमेंट है बेटे, जो क्लाइमेट है, वो भी बहुत डिफरेंट है। इंडिया ने एडॉप्ट किया है और ग्रो भी हो रहा है इंडिया के अंदर डाइवर्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं बेटे? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, स्पीसीज, प्लांटेशन क्रॉप्स। यानी हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को, जिसके अंदर हम लोग फ्रूट्स भी ले आए, वेजिटेबल्स भी ले आए, ट्यूबर क्रॉप्स भी ले आए, फ्लावर्स भी ले आए, फूलों की खेती जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, मेडिसिन से रिलेटेड हम लोग मेडिसिनल चीजें भी वहां पर ले आए। हम लोग वहां पर अलग अलग स्पीसीज ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स भी ले आए, हम लोग वहां पर एरोमेटिक प्लांट्स भी ले आए। ये सारी चीजें हमने हॉर्टिकल्चर के अंदर इंक्लूड करी। सारे बच्चों ने बचपन में अपने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा था। हाँ सर, हमने पढ़ा था हरित क्रांति। तो बेटे आप लोगों ने 8वीं या 9वीं कक्षा के अंदर हरित क्रांति के बारे में पढ़ा, जहां पे HYV सीड्स का यूज करके वीट के प्रोडक्शन को, राइस के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया था। हाँ सर। बेटे वैसे ही हॉर्टिकल्चर के अंदर भी एक रेवोल्यूशन आया 1991 से लेकर 2003 के टाइम पीरियड में, और उसको कहा गया गोल्डन रेवोल्यूशन। उसको कहा गया गोल्डन रेवोल्यूशन। तो आप देखो बेटे, आपके यहाँ पर 12वीं कक्षा में गोल्डन रेवोल्यूशन का महत्व ज्यादा बढ़ गया बजाय ग्रीन रेवोल्यूशन के, क्योंकि वो तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ सर, तो बच्चे लिखेंगे साथ साथ। ड्यू टू वेरिंग क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन, इंडिया हैज adopted growing of diverse horticulture crops such as such as fruits, vegetables, tuber crops, flowers, medicinal, medicinal, and aromatic plants, species, and plantation crops. These crops play an important role in providing food,
nutrition, and employment. This sector contributes nearly one third of the value of agriculture output, and 6% of the GDP ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी बात है बेटी, इंडिया की टोटल जीडीपी का 6% शेयर इस सेक्टर के पास है। दिस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स नियरली वन थर्ड ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट। जो टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट है उसका वन थर्ड पार्ट हॉर्टिकल्चर से आ रहा है, या हम इसको बोल सकते हैं कि टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया का 6%। ओके सर। The time period between 1991 and 2003 is called Golden Revolution. ओके सर। सर आप इसके बारे में और भी कुछ अच्छी बातें लिखवा पाएंगे? बेटे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। देखो बेटे, मैं एक डेटा आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। इंडिया हैज इमर्ज्ड as a world leader in producing of variety of fruits like mangoes, bananas, coconut, cashew nuts, and a number of species. And is the second largest and is the second largest producer of fruits and vegetables. बेटे लाइन को आपने जरूर याद रखना है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इकोनॉमिक कंडीशन of many farmers immersed in horticulture has been improved and
horticulture has become a means of improving livelihood for many unprivileged classes and also for women. बेटे ये वाली जो पैराग्राफ है ना, ये आप हर जगह लगा सकते हैं, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज हो, डेयरी फार्मिंग हो, वो हॉर्टिकल्चर हो, आप ये पैराग्राफ हर जगह लगा सकते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मैनी फार्मर्स इमर्स्ड इन हॉर्टिकल्चर, आप उसको चेंज कर देंगे, आप लिख देंगे एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज हैज बीन इम्प्रूव्ड एंड फिशरीज या हॉर्टिकल्चर की जगह has become a means of improving livelihood for many unprivileged classes, जो बेटे वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटीज के अंदर, एंड ऑल्सो फॉर वुमेन। ये पैराग्राफ कॉमन है बेटे, आप हर जगह लगा पाएंगे। बेटे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, और उस पॉइंट के अंदर ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, बात यह है कि आपको डेटा लर्न करना है। ठीक है, हम लोग बेटे फिशरीज की बात करेंगे, मछली पालन की बात करेंगे कि इंडिया के अंदर उसका कितना शेयर है, कितने लोग उसमें एम्प्लॉयड है, उससे क्या क्या लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, कितना जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है, ये सारी बातें हम लोग वहां पे बात करेंगे। कौन कौन से स्टेट प्रिंसिपल स्टेट्स हैं जो फिशरीज के काम में लगे हैं, जैसे बेटे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, ये मेन स्टेट्स हैं जो फिशरीज के काम में ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा वहां पे काम हो रहा है, और बेटे वहां के रूरल एरियाज के लिए मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। ओके सर, आप लोग हेडिंग डालेंगे फिशरीज, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु are the principal states in India where fisheries is an important source of livelihood in the rural areas। धीरे धीरे बेटे इस एरिया के अंदर टेक्नोलॉजी को भी इंक्रीज किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी this with improvement in sector has expanded presently fish production, मछली उत्पादन from
inland sources such as rivers, lakes, natural aquatic ponds, streams, छोटी छोटी पानी की धाराएं, streams, etc. contributes about 64%. बेटा ये डेटा आपको लर्न करना है, बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. 64% to the total fish production. And the balance 36% comes from the marine sector, मतलब C. From the marine sector, जिसमें क्या क्या आ गया बेटे? Sea and oceans. Today, total fish production account for 0.8% of the total GDP. बेटे डेटा आप जरूर याद रखेंगे. टोटल फिश प्रोडक्शन जो अकाउंट करता है हमारी जीडीपी का 0.8%. सर जो फिशरमैन है उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं? जो मछुआरे लोग हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है इंडिया में? बेटे बहुत अच्छी नहीं. द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, the socio-economic condition, status of fishermen is comparatively low. सर यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है बेटे? अंडर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पूरी नहीं है यहाँ पर. लो पर कैपिटा इनकम, लो पर कैपिटा अर्निंग्स या इनकम. हाई रेट ऑफ इलिटरेसी, high rate of illiteracy, inadequate credit facilities. बेटे आप लोग न्यूज में इतनी बातें सुनते हो कि किसानों के लिए गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट ने ये किया, किसान बिल भी पास कर दिया. कभी न्यूज में सुना है कि मछुआरों के लिए, फिशरमैन के लिए गवर्नमेंट ये काम कर रही है? बेटे यहाँ पर अभी एक ऐसा सेगमेंट है जहां गवर्नमेंट ज्यादा काम नहीं कर पा रही. इन डेप्थनेस. तो इनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है बेटे. गवर्नमेंट को इस सेक्टर के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा और गवर्नमेंट को इस सेक्टर के अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट की जरूरत है. केरला, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु
are the principal states in India where fisheries is an important source of livelihood in the rural areas. Technologies, this with improvement in sector has expanded. Presently, fish production from inland sources such as rivers, lakes, natural aquatic ponds, streams contributes about 64% of the total fish production, and the balance 36% comes from the marine sector, yani ki sea and ocean. Today, total fish production account for 0.8% of the total GDP. The socio-economic condition status of fishermen is comparatively lower because of underemployment, low per capita income, indebtedness, high rate of illiteracy, or inadequate credit facilities. Okay, sir. Horticulture. Horticulture refers to the science or art of cultivating fruits, vegetables, tuber crops, flowers, medicinal aromatic plants, species, and plantation crops. India has adopted horticulture as it is blessed with a varying climate and soil condition. It is an important sector for potential diversification and value addition in the agriculture. और इससे ज्यादा तो मैंने आपको लिखवा भी दिया है, ठीक है बेटी. Fisheries. Fisheries refer to the occupation devoted to the catching, processing, or selling of fish and other aquatic animals. Fisheries sector plays an important role in the socio-economic development of the country. Fisheries sector से हमारे यहाँ पर जो मछुआरे काम कर रहे हैं उनके socio-economic condition सुधर रहे हैं, लेकिन बेटे वो अभी भी as comparatively to other sectors कम. Okay sir. डेयरिंग बिजनेस बेटा, डेयरिंग बिजनेस, मिल्क प्रोडक्शन का जो बिजनेस है. डेयरिंग इज द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग और स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स. डेयरिंग इज द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मिल्क. आप मिल्क प्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस बिजनेस को डेयरिंग बिजनेस कहा जाता है. डेयरिंग बिजनेस कहा जाता है. Dairy business, the performance of India dairy sector over the last 3 decades has been quite impressive. पिछले गए 3 decades के अंदर, एक decade 10 साल का होता है, पिछले गए 30 सालों के अंदर हमारे यहाँ पर डेयरी सेक्टर के इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा हुई है. हम लोग इस सेक्टर के अंदर बहुत आगे आए हैं और मिल्क प्रोडक्शन के अंदर इंडिया जो है वो बेटे राइज कर रहा है, प्रोडक्टिविटी उसकी राइज हो रही है. Due to the successful implementation of Operation Flood, India ranks first in the world in milk production. हमारे यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड ऑपरेशन हुआ है, एक ऑपरेशन फ्लड करके हम लोग एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन लेकर आए थे. जैसे हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए थे व्हीट और राइस के अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर गोल्डन रेवोल्यूशन लाए, ऐसे बेटे हम लोग मिल्क के प्रोडक्शन के अंदर ऑपरेशन फ्लड करके एक स्कीम लेकर आए थे. India's milk production increased from 17 million tons in 1950-51 to 102.6 million tons in 2006-7 and increased to 133.37 million tons in 2012 or 13. Animal husbandry or livestock farming is that branch of agriculture which is concerned with breeding and caring for farm animals. Animal husbandry or livestock farming is that branch of agriculture which is concerned with breeding and caring for farm animals. Okay sir. इसके अंदर बेटे क्या क्या इन्वॉल्व होता है, हम लोग यहाँ पर किन किन लाइव स्टॉक फार्मिंग के अंदर हम कौन कौन से एनिमल्स की बात करते हैं बेटे. In India, the farming community uses the mixed crop livestock farming system. Cattle, goats, fowl are the widely domesticated species जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं. Under livestock farming, cattle like goats, fowls, duck, etc. are the widely held species.
इंडिया ओन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया इसके अंदर भी बेटे लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन के अंदर जो है एक रैंक रखता है और इसमें काम कर रहा है। Livestock production provides increased stability in the income, food security, transport, fuel and nutrition for the family without disrupting other food production activities. फार्मर्स अगर लाइव स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री में काम कर रहे हैं बेटे, वो फार्मिंग के साथ साथ इस एरिया में भी आ गए हैं, तो यहाँ पर बेटे उनकी इनकम भी इंक्रीज हो रही है, फूड सिक्योरिटी भी हो रही है, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल एंड न्यूट्रिशन भी उनकी फैमिली को मिल रहा है, और विदाउट डिस्टरप्टिंग अदर फूड प्रोडक्शन एक्टिविटी, मतलब जो दूसरे फूड प्रोडक्शन की वो बात कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। Livestock sector provides alternate livelihood option to over 70 million small and marginal farmers, including landless laborers. Livestock farming की वजह से 70 मिलियन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को काम मिला है, इंक्लूडिंग लैंडलेस लेबरर्स। लैंडलेस लेबरर्स को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया। 70 मिलियन बेटे बहुत बड़ी फिगर होती है। ओके सर, यहाँ पर ही बेटे इससे ज्यादा आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है सर।